ओके, लास्ट हमारी यूनिट चल रही है, उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे डिज़ाइन एंड प्लानिंग फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। ठीक है कि डिज़ाइन और प्लानिंग क्या है फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। कोई भी डिज़ास्टर अगर आ जाता है तो उससे हमें एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसे प्लान्स हैं, कौन कौन से ऐसे डिज़ाइन कंसिड्रेशन है जिनको अडॉप्ट करके हम एक सेफ स्ट्रक्चर जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं जो भी नेचुरल हैज़ार्ड्स या नेचुरल डिज़ास्टर किसी भी तरह का आता है। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। वहाँ हालांकि एमएसटी से पहले ये चल रहा था, एडेप्टिव आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइंस। ठीक है, आर्किटेक्चरल हो गए, उसके डिज़ाइन कंसीडरेशन हो गई। मेनली हमारा काम आर्किटेक्चर वालों का तो नहीं है। ठीक है, आर्किटेक्चर वालों का काम क्या होता है कि जो उसकी आउटर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग है उसको डिज़ाइन करना। ठीक है, कि आपकी कहाँ पर वॉशरूम होगा, आपका एरिया कितना है, और आपके कहाँ आपका रूम्स होंगे, कहाँ पर आपकी वॉशरूम्स होंगी, एंड ऑल दिस थिंग्स। और सिविल इंजीनियर का वहाँ पर काम क्या आ जाता है कि इसको इंटरनली डिज़ाइन करना। ठीक है, कि आप स्टील स्ट्रक्चर वहाँ डिज़ाइन कर रहे हो या कंक्रीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी स्ट्रक्चर का पार्ट डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसको इतना केयरफुली और एक एडेप्टिव डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन करना, जैसे कि अर्थक्वेक रिजिलिएंट बिल्डिंग बनाने। ठीक है, इस तरह के डिज़ाइन को अडॉप्ट करके हम उसको क्या क्या बना सकते हैं, एक सेफ बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, कि एक प्लानिंग और एक अडेप्टिव डिज़ाइन को हमें अडॉप्ट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। अडेप्टिव आर्किटेक्चर, हालांकि ये मैंने करवा दिया आपको, पढ़ लेना। ठीक है, लिक्विफैक्शन भी बता दिया था आपको, लिक्विफैक्शन प्रोसेस क्या है। लिक्विफैक्शन का जो पूरा टॉपिक है आपको जियोटेक में देखने को मिलेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, जब आप जियोटेक पढ़ोगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर सिक्स्थ में। ठीक है, लिक्विफैक्शन एक फिनोमिना है जो कि सॉइल में देखा जाता है जब अर्थक्वेक या फ्लड्स की कंडीशंस होती है। डिज़ाइन कंसीडरेशन फॉर अ स्ट्रॉन्गर होम। ठीक है, ये भी मैंने आपको करवा दिया था, फ्लैट कॉन्क्रीट रूफ, डेक्स, वेट फ्लडिंग प्रूफिंग, ड्राई फ्लडिंग प्रूफिंग। ठीक है, एक बार मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। डिज़ाइन कंसीडरेशन फॉर स्ट्रॉन्गर होम। ठीक है, सपोज हमको स्ट्रॉन्गर होम हमने डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए जो डिज़ाइन कंसीडरेशन है वो क्या है। Flat concrete roof decks and round structures have been proven most resilient towards high-speed winds and from the destructive forces of a flash floods and tsunamis. Elevate your house higher by building it on stilts or columns. ठीक है, कोई भी आपने स्ट्रक्चर बनानी है, अगर आप चाहते हो कि डिस्ट्रक्टिव कम हो, ठीक है, या फिर हाई स्पीड विंड्स के टाइम हो गया, या फिर कोई फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं या सुनामीज जैसी कंडीशंस है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हमें अपनी डिज़ाइन करनी है, उसकी कंसीडरेशन है कि वहाँ पर फ्लैट कॉन्क्रीट रूफ डेस्क डिज़ाइन करें, राउंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें, ताकि जो कि प्रूवन है कि वो मोस्ट रेजिलियंट होती है किसके टूवर्ड्स हाई स्पीड विंड्स के एंड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस की, और फ्लैश फ्लड्स और टी सुनामीज की। जो भी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आती है जैसे कि टी सुनामीज हो गई या फ्लैश फ्लड्स की हो गई, ठीक है, उससे क्या करती है, रेजिस्ट करती है। एलिवेट योर हाउस हायर बाय बिल्डिंग इट ऑन स्टिल्स और कॉलम्स। ठीक है, स्टिल्स और कॉलम का मतलब कि आप जो भी फ्लैश फ्लड्स या फिर सुनामीज जैसी वाले एरियाज हैं, हालांकि हर जगह नहीं होते, जो भी कोस्टल से एरिया होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड देखोगे जहाँ पर रेनफॉल्स पर एनम आप देखोगे कि सबसे मैक्सिमम रेनफॉल जो है वहाँ पर नोट की जाती है। सिक्किम जैसे एरियाज हो गए, चिरापुंजी जैसे एरियाज हो गए जहाँ पर 120 या 140 mm के अराउंड जो है रेनफॉल नोटिस की जाती है। तो वहाँ पर की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वुडन स्ट्रक्चर वहाँ पर ड्रा की जाती है, और अब देखोगे कि वो अर्थ सरफेस से एक कॉलम्स के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं। कॉलम्स हो सकते हैं वो आपके वुडन के कॉलम्स हों, या फिर आप जाके वहाँ पर चेक करोगे किस तरह की स्ट्रक्चर्स वहाँ बनी होती है इस तरह के एरियाज़ में। ठीक है, या फिर कंक्रीट के कॉलम्स हो या कोई भी कॉलम्स हो। ठीक है, तो एलिवेट योर हाउस हायर बाय बिल्डिंग इट ऑन स्टिल्स और कॉलम्स। तो अपने एलिवेशन को हायर रखें अगर किसी फ्लैश फ्लड्स या टी सुनामीज वाले एरियाज में आप होम्स डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं। यूजली कॉल्ड वेट फ्लडिंग प्रूफिंग, दिस अलाउज वाटर टू पास थ्रू द लोअर ग्राउंड
lower ground floor to the house and prevent lasting damage to the structural foundation of the house. ठीक है, यूजली इसको क्या कहा जाता है, बेड फ्लडिंग, फ्लड प्रूफिंग। दिस अलाउज, तो इसमें क्या होता है कि वही हो गया कि वाटर प्रूफिंग टाइप की स्ट्रक्चर जो आपको लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, डैमेज से बचाती है। आपके हाउस के जो फाउंडेशन है या फिर आपके स्ट्रक्चर की जो फाउंडेशन है उसको डैमेज से होने से बचाती है। Another method is a dry flood proofing, where all exterior walls and openings are sealed to prevent water from entering the house. But given the extreme weather events the world has been experiencing, the best method is still wet flood proofing, as it is more flexible towards varying natural risks like storms, surge, and flash floods. प्रोटेक्ट विंडो बाय इंस्टॉलिंग स्टॉर्म शटर्स। ठीक है, जो दूसरा मेथड्स है, एक तो हो गया वेट वेट फ्लड प्रूफिंग का, एक हो गया ड्राई फ्लड प्रूफिंग का। इसमें क्या है, जो सारे एक्सटीरियर वॉल्स हैं किसी स्ट्रक्चर के या ओपनिंग्स हैं, आर उसको क्या किया जाता है, सील्ड किया जाता है ताकि उसको वाटर से प्रिवेंट किया जा सके, जो कि हाउसेज में रेनफॉल के थ्रू या टी सुनामीज हो गई या फिर फ्लड्स के थ्रू एंटर कर जाते हैं। बट गिवन द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स द वर्ल्ड हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग, द बेस्ट मेथड इज स्टिल wet flood proofing, as it is more flexible towards many natural risk। ठीक है, बट जो भी नेचुरल डिजास्टर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रहे हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर रहा है रिलेटेड टू वाटर, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स हो गए, सुनामीज हो गए, साइक्लोन्स हो गए, ठीक है, जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रहे हैं वर्ल्ड में, तो उन्होंने अभी तक इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि जो वेट फ्लड प्रूफिंग मेथड है वो क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है इसके टूवर्ड्स जो नेचुरल रिस्क हैं लाइक स्टॉर्म सर्ज हो गया या फ्लैश फ्लड्स हो गए। प्रोटेक्ट विंडोज बाय इंस्टॉलिंग स्टॉर्म शटर्स। ठीक है, जो भी अपनी विंडोज वाला एरिया है उसको स्टॉर्म शटर को इंस्टॉल करके प्रोटेक्ट किया जा सकता है। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, ठीक है, अब बात आ जाती है अर्थक्वेक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग को। कंसीडर अ लोड बेयरिंग डिज़ाइन, ये जो भी आपके सिविल में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसके उसके रिलेटेड आपको डिज़ाइन कंसीडरेशन सिखाई जाती है। सपोज डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ते हो, ठीक है, उसमें अलग आपके अडेप्टिव मेथड्स आते हैं कि आपने अगर अर्थक्वेक रेजिलिएंट बिल्डिंग बनानी है तो आपको ये डिज़ाइन क्राइटेरिया है, या फिर आपको विंड प्रूफ बनानी है तो आपका ये डिज़ाइन क्राइटेरिया है। ठीक है, डेड लोड लेना, लाइव लोड लेना, विंड लोड लेना, सभी लोड्स को ऐड ऑन करके देन आप अपना डिज़ाइन करते हो। ठीक है, उसी तरह स्ट्रीम स्ट्रक्चर डिज़ाइन है। ठीक है, अगर जैसे जैसे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ते जाओगे आपको आइडिया लगता जाएगा इसके बारे में। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रक्चर बना रहे हो, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो या फिर एक होम बना रहे हो, तो सारे जो डिज़ाइंस क्राइटेरिया हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट है अगर नेचुरल हज़ार्ड्स के अगेंस्ट कोई डिज़ाइन आप क्राइटेरिया अडॉप्ट करो। ठीक है, एक सिंपल डिज़ाइन और एक अडेप्टिव डिज़ाइन, दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अब बात आ जाती है अर्थक्वेक, जो मोस्टली अर्थक्वेक प्रॉन एरियाज़ है। ठीक है, जहाँ पर अर्थक्वेक्स बहुत देखा जाता है, उसके अगेंस्ट कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करना। Consider a load-bearing design which readily adapts to the ground's movement. Using a cross-bracing system for the walls, roof, and column provides better strength against lateral forces so that the structure doesn't collapse sideways. If your budget permits it, add a safe room in your house, plants that your family can take refuge from. ठीक है, अब बात आ जाती है अर्थक्वेक की कि जो अर्थक्वेक प्रॉन एरियाज है, ठीक है, वहाँ पर मोस्टली अर्थक्वेक आपको फेस करने के लिए मिलेगा। हो सकता है वहाँ पर बहुत लो इंटेंसिटी में है, या हो सकता है कई बार बहुत ज़्यादा हायर इंटेंसिटी में वहाँ पर अर्थक्वेक्स देखने को मिल रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलते हैं। तो इसके अगेंस्ट जो हमने डिज़ाइन अडॉप्ट करने हैं अपनी बिल्डिंग के, अपने होम के, ठीक है, सबसे पहले तो है कि कंसीडर अ लोड बेयरिंग डिज़ाइन। सबसे पहले कि लोड बेयरिंग डिज़ाइन, वैसे भी नॉर्मली हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो लोड बेयरिंग डिज़ाइन तो उसका होना ही चाहिए। ठीक है, बट इस केस में कुछ ज़्यादा आ जाता है जहाँ पर अर्थक्वेक जैसे डिज़ास्टर या हैज़ार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। लोड बेयरिंग डिज़ाइन विच रेडिली अडेप्ट टू द ग्राउंड्स मूवमेंट, जो कि ईजिली इसको ग्राउंड्स की मूवमेंट को अडेप्ट कर सके। यूजिंग अ क्रॉस ब्रेसिंग सिस्टम फॉर द वॉल्स, ठीक है, वॉल्स को सपोर्ट करने के लिए, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए
ठीक है, या फिर हमारे कॉलम्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, या रूफ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी स्ट्रेंथ के लिए। क्योंकि नॉर्मल अगर हमारा वेदर इन्वायरमेंट है, ठीक है, जहाँ पर ना तो किसी तरह के अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिलेगी, ना इस तरह की कोई मूवमेंट होगी, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल वॉल्स जो है, नॉर्मल कॉलम्स जो है डिज़ाइन कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ है, वहाँ पर हमें जो स्ट्रेंथ है बिल्डिंग्स की, ठीक है, वो हमें ज़्यादा चाहिए होती है, ताकि जो इस तरह के शॉक्स हैं, ठीक है, शॉक मतलब जो भी शेकिंग होगी, मूवमेंट होगी किसी भी ग्राउंड की, उसकी वजह से वॉल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसकी वजह से हमारी रूफ पर इफेक्ट पड़ेगा या फिर हमारी कॉलम्स पे पड़ेगा, तो उसको बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगेंस्ट द लेटरल फोर्सेस, सो दैट द स्ट्रक्चर डज नॉट कोलैप्स साइडवेज, तो वहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, क्रॉस ब्रेसिंग सिस्टम, ठीक है, या तो दो वॉल्स के बीच में प्रोवाइड किया जाता है, या कॉलम्स के बीच में प्रोवाइड किया जाता है, या रूफ के बीच में। ब्रेसिंग सिस्टम होता है कि वो आपको एक ब्रेसिंग प्रोवाइड किया जाता है, ब्रेसिंग इन द सेंस कि स्टील स्ट्रक्चर होता है एक तरह का सपोर्ट करने के लिए। सपोज आपने हिल स्टेशन देखा होगा, हिल स्टेशन में जो आपकी रूफ बनी होती है, ठीक है, रूफ का डिज़ाइन सिंपल अलग होता है, जो प्लेन एरियाज में डिज़ाइन होते हैं वहाँ पर तो सिंपल हम क्या बना देते हैं, रूफ बना देते हैं, बट जो हिली एरियाज है वहाँ पर आपने स्ट्रक्चर डिफरेंट देखी होगी, तो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए वो वहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर क्यों बनाई जाती है, बिकॉज वहाँ पर जो स्नोफॉल हो गई, ठीक है, विंड का प्रेशर हो गया या रेनफॉल हो गई, उसका वेदर जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है प्लेन एरिया का, तो वहाँ पर उन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए क्रॉस ब्रेसिंग सिस्टम बनाया जाता है। कभी देखोगे अपने रूफ पे जो हिल स्टेशन में रहते हैं स्पेशली लोग, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज में जाओगे जो उनकी रूफ बनी होती है उसको देखोगे, तो वहाँ पर क्रॉस ब्रेसिंग सिस्टम प्रोवाइड किया होगा। क्रॉस ब्रेसिंग सिस्टम उस कॉलम्स को, उस रूफ को, उस वॉल्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इंक्लाइनली इसको मतलब कि फिट किया जाता है, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन है ये एक, तो इसको फिट किया जाता है ताकि आपकी जो इस तरह की शेकिंग है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो इसको डिज़ाइन किया जाता है क्रॉस ब्रेसिंग सिस्टम, ताकि जो वहाँ पर मशीनरी वगैरह इंस्टॉल की जाती है, ठीक है, जो भी हैमर वगैरह चलते हैं उसकी वजह से जो शेकिंग होती है अर्थ की, ग्राउंड्स की, उसको बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो वहाँ पर हमारे वॉल्स फेलुअर ना हो जाए, रूफ फेलुअर ना हो जाए, कॉलम्स फेलुअर ना हो जाए, तो वहाँ पर इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। हिल स्टेशन में या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में या फिर आपका अर्थक्वेक्स प्रोन एरियाज़ में अगर कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हो, तब हम यूज़ करते हैं क्रॉस ब्रेसिंग सिस्टम। अदरवाइज प्लेन एरियाज़ में तो हम तभी यूज़ करते हैं जब इंडस्ट्रियल में कोई हमने डिज़ाइन करना होता है, अदरवाइज नॉर्मल घर तो ऐसे होते हैं, ठीक है, इफ़ योर बजट परमिट्स, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल सी बात है कि अगर इस तरह का कोई स्टील स्ट्रक्चर आप ऐड ऑन करते हो फॉर बेटर स्ट्रेंथ अपनी डिज़ाइन में, तो उसके लिए आपको बजट तो थोड़ा इंक्रीज हो गई, ठीक है, बट फॉर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कि हमें अपने घर में किस तरह का रूम ज़रूर डिज़ाइन करना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक्स। Elevate electricity outlets in case of a flash floods. Elevate electricity outlets. ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की को मतलब कि प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी काम किया जाता है, ठीक है, उसकी एलिवेशन, ठीक है, उसको कितना हायर रखना है सरफेस से। इन केस ऑफ फ्लैश फ्लड्स, अब फ्लैश फ्लड्स की बात करें कि अगर किसी तरह के रेनफॉल हो रही है या फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में इट्स ऑलवेज बेस्ट टू इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट्स अवे फ्रॉम अ एंड हायर देन द फ्लड्स लाइन, ठीक है, फ्लड्स लाइन इन द सेंस कि जितना भी हमारा हिस्टोरिकल हमने फ्लड्स को रिकॉर्ड किया होगा, कि पिछले सालों में जितने भी हमारे फ्लड्स के टाइम जितने भी फ्लड्स लाइन हायर नोट की होगी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट्स है उससे जो ऊपर ही उसको इंस्टॉल करना चाहिए फॉर द सेफ्टी पर्पस, ठीक है। ये नहीं कि सभी नॉर्मल घरों में भी ऐसा कहा जा रहा है, बट जहाँ पर फ्लैश फ्लड्स की कंडीशन है या फिर जो भी नेचुरल हैजार्ड्स आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ों को प्रोवाइड करना, ठीक है, इस तरह के जो अडेप्टिव मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करना। फॉर होम्स विद मोर देन वन फ्लोर, create separate circuits for each floor to prevent lasting damage to your electrical system and prevent electric shocks, ठीक है।
अगर घर है तो वहाँ पर अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एक फ्लोर से ज़्यादा फ्लोर है, तो हर एक फ्लोर में एक सेपरेट सर्किट को इंस्टॉल करना, ठीक है, ताकि उसको जो लॉन्ग टर्म में डैमेज है उससे क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके टू योर इलेक्ट्रिक सिस्टम को एंड प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक है। अगर इस तरह की कोई फ्लड्स की कंडीशन आ भी जाती है तो आपका जो जो इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट जो आपने इंस्टॉल करना है वो सरफेस से क्या हो, कुछ एलिवेशन पे हो। क्लियर? इन्वेस्ट इन अ डिजास्टर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी, strengthen your defense against natural disaster by installing a rainwater storage tanks or alternative sources of energy जैसे कि solar panels हो गए, wind turbines हो गए। In your home you can use these green technologies to provide a good source of energy post a disaster. Investing in these technologies can make a huge difference in case of a climate change. Invest in a disaster mitigation technology. As a civil engineer, हम ये ज़्यादा हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये सर्विस हम ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहते हैं लोगों को कि अगर जो हम उनको घर डिज़ाइन करके दें, ठीक है, जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर हम उनको डिज़ाइन करके दें, वो क्या हो, सेफ हो, सिक्योर हो, ठीक है, और हर जो भी डिज़ास्टर प्रूफिंग हो, ठीक है, डिज़ास्टर रेजिलियंट हो, इस तरह के स्ट्रक्चर को हमने डिज़ाइन करके देना। तो इन्वेस्ट इन अ डिज़ास्टर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी तरह की डिज़ास्टर को कम करने वाली जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना। स्ट्रेंथन योर डिफेंस अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर बाय इंस्टॉलिंग अ रेन वाटर स्टोरेज, ठीक है। अगर इस तरह की कोई क्लाइमेटीज डिजास्टर आता है तो वहाँ पर अपने जो नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, बाय इंस्टॉलिंग अ रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जो भी रेन वाटर स्टोरेज हमें इंस्टॉल करनी चाहिए, ठीक है। सपोज हम कोई एक सिविल इंजीनियर से हम घर डिज़ाइन करा रहे हैं तो एक प्रॉपर तरीके से उसको डिज़ाइन करेगा। अगर हम उसको बताएंगे कि यहाँ पर फ्लड्स की कंडीशन है, ज़्यादा रहती है, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पर रेन वाटर स्टोरेज को इंस्टॉल करवाना, ठीक है, इस तरह के सिस्टम को, ताकि जो सारा पानी है वो रेन वाटर का वो कहाँ पर स्टोर हो जाए, जाके स्टोरेज टैंक्स में, ठीक है। और अल्टरनेटिव, या तो कोई अल्टरनेटिव सोर्स हो एनर्जी का, जैसे कि सोलर पैनल्स लगा लिया या विंड टर्बाइंस लगा ली, ठीक है। ये चलती कहाँ से है, जो भी वाटर हम स्टोर करके रखते हैं उसके थ्रू ये पैनल्स, सोलर पैनल्स चलते हैं, विंड टर्बाइन चलती है, ठीक है। ये सारा सिस्टम आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। यही आई होप यही आपको अच्छे से पता ही है सिस्टम का। In your home, you can use these green technologies to provide a good source of energy post disaster. Investing in these technologies can make a huge difference in case of a climate change. ठीक है, एज अ सिविल इंजीनियर जब हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं जो कि डिजास्टर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, डिजास्टर को कम के इफेक्ट को कम कर सकती है, ठीक है, तो हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑल्टरनेटिव हम अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि अगर डिजास्टर इस तरह के फ्लड्स प्रॉन एरियाज, तो हम वहाँ पर रेन वाटर स्टोरेज टैंक घरों में इंस्टॉल करेंगे, या फिर कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ले लेंगे एनर्जी का, जैसे कि सोलर पैनल लगा लिया, विंड टर्बाइंस लगा ली, ठीक है, ताकि वहाँ पर रेन वाटर जो है यूटिलाइज हो सके। इन योर होम यू कैन यूज दीज ग्रीन, इस तरह की जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज को आप अडॉप्ट करके, ठीक है, तो उसको सेव कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, प्रोवाइड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी पोस्ट डिजास्टर। इन्वेस्टिंग इन दीज टेक्नोलॉजीज कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन अ केस ऑफ अ क्लाइमेट, ठीक है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करके हम एक ह्यूज डिफरेंस ला सकते हैं क्लाइमेटी के केस में, मतलब कि डिजास्टर के केस में, या फिर कोई हैजार्ड्स के केस में, ठीक है, या फिर कोई इस तरह का कोई एक्सीडेंट कहने का मतलब कोई सडनली स्ट्रक्चरल फेलियर हो जाए, ठीक है, उस केस में। डिजास्टर रेजिलिएंट डिजाइन मतलब कि कोई भी डिजास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक आ गए, फ्लड्स आ गए, उसको रोकने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए जो डिजाइन है, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। So what does resilient designs entail when it comes to building? To design a building with resiliency. बिल्डिंग डिजाइन करना विद रिजीलियंसी के साथ। रिजीलियंसी मतलब कि अगर इस तरह का कोई डिजास्टर आ जाता है तो हम उसको रेजिस्ट करने के लिए बिल्डिंग डिजाइन करें प्रॉपर। एक नॉर्मल बिल्डिंग डिजाइन करना, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, एक नॉर्मल बिल्डिंग डिजाइन करना और एक, ठीक है, कई किसी भी तरह की कोई हैजार्ड्स आ जाता है, कोई डिजास्टर आ जाता है, उसके रिलेटेड हमें बिल्डिंग डिजाइन करना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। स्पेशली ये डिज़ाइन वहाँ पर ही किए जाते हैं जहाँ पर लोग अपने इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं अपने स्ट्रक्चर में,
ठीक है, जो भी सेफ सिक्योर बनाना चाहता है अपने स्ट्रक्चर को, ठीक है, डिपेंड करता है बजट पे। जिस इंसान के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है तो इतना सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली स्ट्रक्चर तो बनवा ही नहीं सकता, पहली बात। ठीक है, सेकंड थिंग, जहाँ पर कंपलसरी है, जैसे कि डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं जहाँ पर फ्लड्स की कंडीशन ज़्यादा रहती है, जहाँ पर अर्थक्वेक की कंडीशन ज़्यादा रहती है, ठीक है, वहाँ पर इस तरह के डिज़ाइन हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बट वही बात आ जाती है कि डिपेंड ऑन योर बजट। ठीक है, अगर अलाउ करता है तो आप इसको ज़रूर अडॉप्ट करें। अदरवाइज नॉर्मल जो लोग हैं वो इतना हाई बजट तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो नॉर्मल उनको हर साल आप देखने को मिलता है कि अगर कोई फ्लड्स की कंडीशन आ गई, अर्थक्वेक की कंडीशन आ गई, तो मोस्टली जो नुकसान होता है तो इन लोगों को ही होता है। ठीक है, to design a building with a resiliency means to start the design process by thinking carefully about the typical use of a scenario of the building, common points of a stress due to normal use, as well as the most likely disaster situation in the environment that could challenge the integrity of the building and or endanger its occupants. The local environment always plays a critical role in determining the factors that make a building resilient or not. And so resilient design is always locally specific. एक resilient building डिजाइन करने के लिए means to start the design process by thinking carefully about the typical use of a scenario of the building, common points of a stress due to normal use, as well as the most likely disaster situation. ठीक है, कॉमन पॉइंट्स हम वही लेते हैं कि किस तरह की स्ट्रेस यहाँ पर अप्लाई हो रही है, या फिर जो भी डिजास्टर सिचुएशंस हैं इन द इन्वायरमेंट में दैट कुड चैलेंज द इंटेग्रिटी ऑफ द बिल्डिंग, जो कि मोस्टली मोस्टली चैलेंजेबल होती है किसी बिल्डिंग की इंटेग्रिटी के लिए। ठीक है, कि वहाँ पर कितनी स्ट्रेस लग रही है या फिर किस तरह का डिजास्टर प्रोन एरिया की सिचुएशन है। ठीक है, तो हम दो टर्म्स पे किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं कि यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही है, स्ट्रेस कितना लग रहा है, ठीक है, विंड का इफेक्ट कितना है, या फिर किसी और चीज़, अगर हिली स्टेशन में आप डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पर विंड के साथ साथ आपको स्नो, जो भी स्नो का इफेक्ट है, ठीक है, उसका डिज़ाइन कंसिडरेशन भी आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करती है कि आपका स्ट्रेस क्राइटेरिया क्या है वहाँ, या फिर आपका डिजास्टर प्रोन एरियाज है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है, जो कि एक चैलेंज हो सकता है, द इंटेग्रिटी ऑफ द बिल्डिंग और endanger its occupants. The local environment always plays a critical role in determining the factors that make a building resilient or not. And so resilient design is always locally specific. तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोकल इन्वायरमेंट है तो वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा ही करेगा हमें कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए। अगर वहाँ पर हमारे फेवरेबल है वो वहाँ का इन्वायरमेंट, तो जहाँ पर भी हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो ओके। अगर फेवरेबल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर टफ हो जाता है हमें इस तरह की रिजिलियंट बिल्डिंग को डिज़ाइन करना। ठीक है, एमरजेंसी, एक मिनट में, टाइम कितना हो गया? Emergency resilience and disaster preparedness. So how can we build resiliency into commercial buildings? The first step is to consider all possible and likely disaster scenarios as well as sources of a general everyday stress, and then start the design process with all of these consideration in mind. ठीक है, emergency resiliency एंड डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस। ठीक है, डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस के लिए जो अपने जनरली जो भी प्रिपेयरनेस प्लान थे वो पहले पढ़े, बट यहाँ पर हम एज मतलब डिज़ाइन और प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसीडर कर रहे हैं, प्रिपेयरनेस कर रहे हैं। ठीक है, सो हाउ कैन वी बिल्ड रेजिलियंसी इनटू कमर्शियल बिल्डिंग में? ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग में हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं इसको? द फर्स्ट स्टेप इज टू कंसीडर ऑल पॉसिबल एंड लाइकली डिजास्टर सिनेरियो। पहले तो हमें इन सब सारे सिनेरियो को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। जो भी इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है हमें वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, कि किस तरह के इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिले हैं, प्रीवियस जो भी चीज़ें हैं, एज वेल एज द सोर्सेज ऑफ अ जनरल एवरीडे स्ट्रेस, एंड देन स्टार्ट द डिज़ाइन प्रोसेस विद ऑल दीज कंसिडरेशन इन माइंड। ठीक है, इसको इसको एक, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को माइंड में रख कर फिर से क्या करना है, डिज़ाइन।
बाकी सिस्मिक कंसीडरेशन डिज़ाइन हम कल कंटिन्यू करते हैं। अभी फ़िलहाल अपनी अटेंडेंस लगवा लो, टाइम भी हो गया।